अगर आपने वीडियो ऑन कर लिया है, वीडियो तक आप पहुंच चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तभी जाकर के आपको ये सिद्धांत समझ में आएगा और आपको बेनिफिट होगा। आधा अधूरा देखने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप वीडियो को अभी क्विट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलर का केंद्र स्थल सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ क्रिस्टलर। इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेंगे ये केंद्र स्थल क्या होता है, क्योंकि पूरा सिद्धांत इसी के बारे में। क्रिस्टलर तो भूगोलवेत्ता का नाम है। तो केंद्र स्थल क्या है? कोई भी ऐसा एक स्थान जो उसके आसपास के क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करता है। जैसे मतलब जो मेन मार्केट है, जो मेन बाजार है, जहाँ से सभी के आसपास के क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान हो रही है, वो उसका लाभ उठा पा रहे हैं, वो स्थान ही क्या है? केंद्र स्थल है। तो यही पूरा सिद्धांत है, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं सिद्धांत कब दिया गया। तो यह सिद्धांत दिया था क्रिस्टलर ने 1933 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सन याद रखना है हमको, क्वेश्चन आता है। और यह सिद्धांत किस क्षेत्र के अध्ययन पर आधारित था? तो यह सिद्धांत दक्षिणी जर्मनी के अध्ययन पर आधारित था। ये भी हमें याद रखना है। और इसमें बिल्कुल ध्यान से याद रखना है कि यह जो जर्मनी था उसका दक्षिणी क्षेत्र था, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो वो उसमें चारों ऑप्शन जर्मनी होते हैं, लेकिन पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, उत्तरी जर्मनी, दक्षिणी जर्मनी, तब बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कौन सा जर्मनी था। तो दक्षिणी जर्मनी का क्षेत्र अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जब ये केंद्र स्थलों का अध्ययन कर रहे थे दक्षिणी जर्मनी के अंदर क्रिस्टलर, तब इन्होंने देखा कि कुछ विशेष प्रकार की आकृतियाँ और विशेष प्रकार के अधिवास स्वरूपों का इन्हें पता लगने लगा। तो इन्होंने उन विशेष प्रकार के अधिवास क्षेत्रों को कुछ कहा था, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्षेत्रीय आर्थिक भौगोलिक नियम। और दूसरा इन्होंने नाम दिया था अधिवास भूगोल के नियम। क्लियर देख लेते हैं दोबारा, क्षेत्रीय भूगोल के नियम और अधिवास भूगोल के नियम, ये दो नाम दिए थे इन्होंने। ये दोनों नाम याद रखने हैं, क्वेश्चन आता ही है। यह नियम किससे संबंधित है? क्रिस्टलर के केंद्र स्थल सिद्धांत से ही संबंधित है। फिर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। और इस सिद्धांत को, जैसे कि हर सिद्धांत में कुछ मान्यताएं होती है, तो इस सिद्धांत की मान्यताएं कौन कौन सी थी, जिसके आधार पर उस सिचुएशन के अंदर ही यह सिद्धांत केवल वर्क करेगा। जब ये तीन कंडीशन लागू होगी तभी जाकर के ये सिद्धांत लगेगा, नहीं तो सिद्धांत नहीं लगेगा। उन्होंने तीन बताई थी। पहला इन्होंने बताया कि वह विकास सजातीय विशेषता समतल मैदानी भाग पर होगा, मतलब जो भी एक एरिया होगा वो पूरा एक मैदानी एरिया होगा, ऐसे पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ ऐसे क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होगा। और सभी मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे समान रूप से वितरित होंगे, सभी समानताएं होंगी, उसी क्षेत्र पर ये लागू होगा। दूसरा इन्होंने बताया कि यातायात समान रूप से उपलब्ध है सभी दिशाओं में, और परिवहन का जो व्यय है वो दूरी के अनुपात में है, क्योंकि समान भूमि है तो 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाओ या 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाओ, समान किराया लगेगा इस नियम के अनुसार उस क्षेत्र में। परिवहन व्यय मांग, विक्रय, अर्थतंत्र आदि संबंधित विभिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। इन्होंने बताया कि परिवहन व्यय की मांग, विक्रय और अर्थतंत्र आदि से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। जिस तरह की मांग होगी उसी तरह का परिवहन व्यय या विक्रय अर्थतंत्र में होगा। तो यह तीनों इन्होंने मान्यताएं मान ली। बस हमें मोटा मोटा इसमें आइडिया रखना है, बाकी ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि जो भी केंद्र स्थल होता है वहाँ पर दो तरह के काम होते हैं केंद्र स्थल पर, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक तो सामान्य कार्य और दूसरे विशिष्ट कार्य। क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि केंद्र स्थल पर कितने प्रकार के कार्य होते हैं, तो उसमें सिंपल सा ऑप्शन होंगे 2 3 4 5, लेकिन याद रहेगा तो कर पाएंगे। दो तरह के कार्य होते हैं, एक होता है सामान्य कार्य और विशिष्ट कार्य। सामान्य कार्य वो होते हैं जो सभी केंद्रों पर होते हैं, लेकिन सभी केंद्रों पर होते हैं, लेकिन किसी केंद्र पर तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और किसी केंद्र पर वो कम होता है। और दूसरे होते हैं विशिष्ट कार्य, जो केवल कुछ ही केंद्रों पर होते हैं, बाकी सभी केंद्रों पर वो नहीं होते हैं। इतना सा डिफरेंस है इनमें, सामान्य कार्य और विशिष्ट कार्य के अंदर। फिर एक सेकेंड, एक और बात है इसके अंदर, प्रवेशी जनसंख्या, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में ही लिखा हुआ आता है थ्रेश होल्ड जनसंख्या या थ्रेश होल्ड पॉपुलेशन, ये लिखा हुआ है जो
थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन या प्रवेशी जनसंख्या, यह क्या होती है सिद्धांत के अनुसार? वह न्यूनतम संख्या जो किसी कार्य को संपादित करने के लिए ज़रूरी है। जैसे किसी गांव के अंदर, एग्जाम्पल से समझे, किसी गांव में नाई की दुकान, नाई मतलब जो बाल काटेगा, उसकी दुकान तभी होगी जब उस क्षेत्र के अंदर न्यूनतम 500 लोग रहते हैं। अगर 400 लोग हैं किसी गांव में तो वहाँ पे नाई की दुकान नहीं होगी। तो जो 500 लोग हैं वो उस नाई की दुकान के लिए क्या हो गए? प्रवेशी जनसंख्या या थ्रेश होल्ड पॉपुलेशन। क्लियर हो गया होगा। फिर देखो, जो ये क्रिस्टलर का सिद्धांत है, इसकी जो आकृति है वो केंद्र स्थल ऐसा नज़र आता है, षटकोणीय, 6 जिसमें होते हैं ना से, इसको बनाए हम, एक सेकेंड थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको बनाए हम तो ये इस तरह से बनेगा, और ये तो एक साइड हो गया, 2 साइड हो गया, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। तो षटकोणीय शेप का बन गया है। थोड़ा अच्छा नहीं बना, अब बना देता हूँ। और तो इस तरह की शेप इसमें दिख रही है, सबके अंदर 6 भुजा होती है, इसको बोलते हैं षटकोण। तो सारे षटकोण केंद्र स्थल इस तरह का होता है। ये केंद्र स्थल इस तरह का ही क्यों बना है, इसका भी हल्का सा लॉजिक है, मैं बता देता हूँ। अगर हम सबको वृत्ताकार मानते थे तो बीच बीच में ये ब्लैक ब्लैक जो है थोड़ा थोड़ा एरिया, ये एरिया रह जाता है। और अगर इन वृत्ताकारों को एक दूसरे के पास में अगर ले आए, ओवरलैप कर दे एक दूसरे के ऊपर, तो कुछ एरिया दोनों के अंदर आ जाता है। तो इन दोनों में यह प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए इन्होंने षटकोण आकृति को लिया, क्योंकि ये वृत्त के बहुत करीब है, वृत्त जैसा ही दिख रहा है दिखने में भी, और ये जो ओवरलैप और खाली स्थान बच रहा था ना, उसकी समस्या सॉल्व हो गई। तो केंद्र स्थल इस वजह से षटकोणीय आकृति का बनाया कि क्रिस्टलर ने जब अपना सिद्धांत दिया। क्रिस्टलर के सिद्धांत के अंदर एक ये कार्यों की संख्या के अनुसार इनकी परास की त्रिज्या होती है। जो जितने कार्य होंगे उसके अनुसार परास की त्रिज्या कितनी होगी। सीधा क्वेश्चन होता है, अगर 4 प्रकार के कार्य वहाँ पर हो रहे हैं तो वहाँ पे परास की त्रिज्या कितनी होगी? वो 5 होगी। बहुत सारी कैलकुलेशन के बाद इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं। देखो कुछ ट्रिक बताता हूँ। जैसे 2 कार्य होंगे तो परास की त्रिज्या 2 ही होगी, बहुत सिंपल है। जब अगर कार्य वहाँ पे 4 होंगे तो वहाँ कितनी होगी? 5 होगी। बस हमको यही याद रखना है कि 4 में 5 होती है, 2 में तो 2 होती ही है। सब अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे कार्यों की संख्या कैसे हैं? 2, 4, 6, 8, ठीक है। बिल्कुल 2 का जैसे पहाड़ा बोलते हैं ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, इस तरह से। और जो परास की त्रिज्या है वो भी कैसी है? 4 में 5 है, 2 के साथ तो 2 ही है, और 4 में 5 है। उसके बाद किस तरह से दुगना करना है? 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40। तो 2 का तो 2 है, 4 का 5 है, उसके बाद वो उसमें 2 2 का गैप, और ये सब दुगने होते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं मोटा मोटा। वैसे 2 और 8 का अधिकतर पूछा जाता है। तो 2 कार्यों की संख्या में तो परास की 2 किलोमीटर होगी, और 8 के अंदर 20 किलोमीटर होगी। किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, 2-3 ही याद करने हैं, ये डाटा छोटा सा याद हो जाएगा। फिर अब हम मुख्य बात पे आते हैं इस सिद्धांत की। इस सिद्धांत के अंदर क्रिस्टलर ने केंद्र स्थलों की संख्या और उनके बीच पारस्परिक दूरी और उनके सहायक क्षेत्रों की जनसंख्या और क्षेत्रफल की गणना षटकोणीय सिद्धांत के अनुसार किया। ठीक है। दक्षिणी जर्मनी के अंदर उन्होंने आरोही क्रम के अंदर, मतलब छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम में जमाया। सबसे छोटा वाला उन्होंने रखा था बाजार ग्राम। ये 7 रखे थे, सातों हमें याद होने हैं, और ये सातों सीक्वेंस में याद रखना। एग्जाम के अंदर इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो सबसे पहले बाजार ग्राम था, फिर नगरीय केंद्र था, फिर काउंटी नगर था, फिर जनपद या नगर डिस्ट्रिक्ट सिटी था, लघु राज्य राजधानी स्मॉल स्टेट कैपिटल, फिर प्रोविंशियल हेड सिटी था, प्रांतीय प्रधान नगर, और फिर लास्ट में था प्रादेशिक राजधानी नगर, रीजनल कैपिटल सिटी सबसे बड़ा। ये सातों हमें इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखोगे, याद हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सातों हमें याद रखने हैं। और इसके अंदर लघुत्तम केंद्र स्थल बाजार ग्राम को माना था सबसे छोटा। बाजार ग्राम है, फर्स्ट पे आया ना, सबसे छोटा था, फिर और बढ़ता हुआ गया, आरोही क्रम में था ये, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। अगर किसी बाजार को माना, किसी बाजार की जनसंख्या 800 है तथा ऐसे 2 केंद्रों के मध्य की दूरी 7 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, मतलब इन्होंने माना कि अगर कोई बाजार ग्राम है, उसकी जनसंख्या अगर 800 है, और उसके मध्य की दूरी कितनी होगी, तो वो जो डिस्टेंस है वो होगा 7 किलोमीटर, और मील में बोले तो 4.5 मील होगा।
या माइल जिसे बोल देते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, न्यूनतम वाला जनसंख्या यही दे करके पूछा था, तो वो बताना था 7 किलोमीटर या 4.5 माइल या मील। फिर जो के है उसकी वैल्यू पे भी क्वेश्चन आता है। ये दक्षिणी जर्मनी के केंद्र स्थलों का पूरा इन्होंने वितरण देखा था किस तरह से था, तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वही है वो 7 हमने जो क्रम से याद किए थे, बस उनको ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे टेबल्स हैं जो इन्होंने इनके जो रिसर्च पेपर और जो पब्लिश हुए हैं उनके अंदर ये लिखा गया है, तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये। फिर जो के की वैल्यू है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इससे क्वेश्चन पिछली बार भी नेट जीआरएफ में भी हर बार क्वेश्चन आता है और कॉलेज लेक्चरर में, तो इस अकेले क्रिस्टलर के सिद्धांत देते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। अब इस सिद्धांत के अंदर सिद्धांत इतना ही था, वो के की वैल्यूज़ देखनी है हमको, और जो भी बातें मैंने बताई है उससे पहले जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया वहाँ सबसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्ज़ाम में और वहीं से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। आलोचना की बात करें तो जो क्रिस्टलर का सिद्धांत था वो समतल क्षेत्रों पर ही लागू होता है, लेकिन कहीं भी हम देखेंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं जा कर के ज़मीन ऊबड़ खाबड़ होती है, कहीं पे धरातल ऊबड़ खाबड़ रहता है, कहीं पे पर्वतीय इलाके हैं, कहीं पे पहाड़ी है, कहीं पर समतल इलाका है, लेकिन फिर दलदली भूमि की भी समस्या है। तो इनका जो था वो बोलता है कि बिल्कुल समान आकृति हो, समतल भूमि हो, तो वास्तविक रूप से ऐसी जगह बहुत कम क्षेत्रों में ही पाई जाती है। पहली तो इनकी कमी यही थी। उसके अलावा भी इनकी जो सबसे बड़ी आलोचना की जाती है वो इसी लेकर बात को लेकर की जाती है कि ये सिद्धांत व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाता, क्योंकि इन्होंने वो जो जगह मानी थी वो इस तरह की थी। दूसरा ये बोलते हैं कि जब जैसे ही बाहर की ओर परिवहन मार्ग जाता है तो वो अरीय प्रकार का होता है, ठीक है, रेडियल इस तरह का होता है, लेकिन वास्तविक रूप में आवश्यक नहीं है कि इसी तरह का हो। वो जो परिवहन तंत्र है वो किसी भी तरह से केंद्र स्थल से विकसित हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अरीय या रेडियल प्रकार का ही हो। अब इसके अंदर अगस्त लॉस का सिद्धांत अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो अगस्त लॉस का पूरा एक सिद्धांत है इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी को लेकर के, ठीक है, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत से संबंधित। तो वो सिद्धांत जस्ट इससे पहले वाले वीडियो के अंदर एक वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर ही जा कर के, इस वीडियो से पहले वाला 2nd नंबर का वीडियो है, सारे इंडस्ट्रियल थ्योरीज है, उसमें 3rd नंबर पे ये थ्योरी कराई है, वहाँ से देख सकते हो। अगस्त लॉस का जो सिद्धांत है, अगस्त लॉस ने क्या किया, इस सिद्धांत के अंदर क्या किया, इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने 1954 में संशोधन किया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्रिस्टलर के सिद्धांत के अंदर पहली बार संशोधन किसने किया, तो ये अगस्त लॉस ने किया। कब किया? 1954 में किया। इन्होंने इसके सिद्धांत में क्या चेंज किए? इन्होंने इनके सिद्धांत में केवल और केवल 2 चेंज किए हैं, जिनमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज है और दूसरा भी इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन वहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं आते। इन्होंने जो के की वैल्यू उसने फिक्स मानी थी क्रिस्टलर ने कि बाज़ार के लिए 3 होगा, परिवहन के लिए 4 होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 7 होगा, इन्होंने उस वैल्यू को स्थिर नहीं माना। इन्होंने बोला कि वो वैल्यू 3 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है। अपने हिसाब से इन्होंने बहुत सारी परिवर्तन करती हुई वैल्यू मान ली की केंद्र स्थल की वो सेवाएं जिन क्षेत्रों को देता है। एक तो यह चेंज हुआ। ये चेंज होने से देखो क्या हो गया, ये चेंज होने से जो फ़ोटो बिल्कुल सीधी सादी बनती थी ना वो ऐसी हो गई, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ कुछ भी बन रहा है, किसी कहीं भी कितनी भी सेवाएं प्रदान कर रहा है। अगस्त लॉस ने जब संशोधन किया तो ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा जटिल हो गया ऐसा करने से। और इन्होंने एक और काम किया, जो हमने 7 पढ़े थे ना क्रम से, कि सबसे पहले ग्राम आएगा, लास्ट के अंदर प्रधान राजधानी नगर आएगा, काउंटी नगर आएगा। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने तो बताया था आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बढ़ते हुए क्रम के अंदर, जबकि अगस्त लॉस उसको उल्टा मानते हैं, सबसे पहले बड़े नगर को मानते हैं और उसके बाद उसको अवरोही क्रम के अंदर जमाते हैं घटता हुआ। बस केवल यह 2 संशोधन किए इन्होंने उस सिद्धांत में, और बाकी पूरा का पूरा वही सिद्धांत चिपका दिया जो क्रिस्टलर का था, और कुछ भी नया इसमें नहीं है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपने ये वीडियो पूरा देखा है। और एक छोटा सा बहुत इजी सा क्वेश्चन भी मैं डाल देता हूँ
कि जो क्रिस्टलर है उसके अंदर परिवहन के अंदर ट्रांसपोर्ट या परिवहन में जो के है उसकी वैल्यू ट्रांसपोर्ट या परिवहन के अंदर कितनी होती है। आपको बताना है कमेंट करके। अगर वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप वीडियो पूरा देखा है आपने, और क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो अगर आ रहा है तो आपको। और इस को लगभग 15 मिनट का ये वीडियो हुआ है, तो इस वीडियो को आप 2-3 बार रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो एक बार और देख सकते हो, क्योंकि फ्री है यूट्यूब पे, तो बार बार कितनी बार देखो। और अगर आप इसको देखने के बाद अपनी बुक से इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, जो भी बुक आपके पास, जो जिस भी राइटर की बुक है, और फिर रिवीजन के तौर पर वापस इस वीडियो को देख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से स्थायी रूप से याद हो जाएगा पूरा टॉपिक। बिल्कुल इस टॉपिक को इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से उस तरह से बताया गया जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नेट जेआरएफ में, या जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं ज्योग्राफी के, उनके अंदर इस क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ते हैं।